मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम जानेंगे। वाकई में ये जो म्यूचुअल फंड है कई बार इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बना के दिया है। अब ऐसे म्यूचुअल फंड का स्थिति कैसा है? जी हाँ, रिस्क के पैरामीटर को समझेंगे, लमसम और एसआईपी रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे और उसके साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ कैसे इन्वेस्टर को जुड़ना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर यहाँ से जी हाँ दूरी बना के रख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिज़ाइन और रिव्यू को लेके काफ़ी प्रॉब्लम है। कौन कौन से फंड में कंटिन्यू करें, कहाँ एग्जिट लें, इन सारे बातों को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जी हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का सबसे पहले हम यहाँ पे एसआईपी का आंकड़ा देखते हैं। अगर एसआईपी का आंकड़ा देखें तो यहाँ आप देख सकते हो पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न है 4.48% का। जबकि अगर मैं इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखूं ऑन द एवरेज यहाँ पे 10 से 11% का रिटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नुकसान है, जबकि कैटेगरी एवरेज में पॉजिटिव है, डबल डिजिट का रिटर्न है। बहुत बड़ा डिफरेंस है पिछले एक साल में। 2 साल की बात करें तो यहाँ पे 3 से 4% का नुकसान देखने को मिल रहा है एसआईपी में, जबकि कैटेगरी एवरेज में वही 8 से 9% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल का आंकड़ा देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 6 से 7% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। ये एसआईपी रिटर्न है। यहाँ पे अगर कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो 12 से 13% का रिटर्न है। 4 साल की बात करूँ तो यहाँ पे 13 से 14% का एसआईपी रिटर्न देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज में 16 से 17% का रिटर्न है। 5 साल के आंकड़ों की बात करूँ तो ये कैटेगरी एवरेज के आसपास देखने को मिल रहा है, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। 7 साल में भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है और 10 साल में भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे 1, 2 साल, 3 साल और 4 साल के आंकड़ों के बेसिस पे ये म्यूचुअल फंड एसआईपी के मामले में कमज़ोर देखने को मिल रहा है अगर मैं कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करूँ तो। लमसम रिटर्न की बात करूँ तो लमसम रिटर्न में पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 10% का नुकसान दिया है, जबकि अगर मैं कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो वहाँ पे 4 से 5% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2 साल के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज में 5 से 6% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 साल के आंकड़ों की बात करूँ तो कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कम रिटर्न है, 18% के आसपास। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 19% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 4 साल की बात करूँ तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 5 साल में भी स्ट्रॉन्ग है, 7 साल और 10 साल में भी ये कैटेगरी एवरेज को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन लमसम रिटर्न के मामले में यहाँ 1, 2 और 3 साल के आंकड़ों में ये कमज़ोर देखने को मिल रहा है। देखो शॉर्ट ड्यूरेशन की आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने 2.74% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 1.63% का रिटर्न है। यहाँ देखा जाए तो शॉर्ट ड्यूरेशन में रिकवरी काफ़ी अच्छे फिगर में देखने को मिला है। 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे 16% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 16% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने में देखें तो नुकसान देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे जी हाँ पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। जहाँ 4% का नुकसान है वहाँ पे 4% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं एसआईपी और लमसम रिटर्न का आंकड़ा देखूं तो ये आंकड़ों में देखने को मिल रहा है काफ़ी कमज़ोर आंकड़ा है 4 साल के ड्यूरेशन तक। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल के ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो एसआईपी के मामले में लमसम में 3 साल के ड्यूरेशन तक ये काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टाइम में आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब रिस्क के पैरामीटर को समझते हैं। रिस्क के पैरामीटर को समझने के लिए अगर अल्फ़ा की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। देखा जाए परफॉर्मेंस के मामले में वीक देखने को मिल रहा है। साप रेशियो की बात करूं तो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो काफ़ी पुअर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जितना रिस्क ऐसे म्यूचुअल फंड में है और उसके अकॉर्डिंग जितना रिटर्न मिलना चाहिए वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। और बीटा की बात करूँ तो ये म्यूचुअल फंड काफ़ी सेंसिटिव है। जी हाँ, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे शो करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। परफॉर्मेंस के मामले में कुल मिला के अगर देखा जाए तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा बनाता है। इट मीन्स कि अगर गिरावट होता है तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरता भी है और अगर तेज़ी देखने को मिलता है तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा मूव भी करता है। अब चलिए जानते हैं कि ऐसे कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसका आंकड़ा कैसा है इस म्यूचुअल फंड के साथ देखेंगे। देखो अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पिछले एक साल में 10% का नुकसान दिया है, जबकि अगर आप HSBC मिड कैप की बात करोगे तो 16 से 17% का पॉजिटिव रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 8 से 9% का पॉजिटिव रिटर्न है। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप 11 से 12% का डेटा शो कर रहा है। वाइटो कैपिटल जो मिड कैप है 9 से 10 और जेम मिड कैप में करीबन 8 से 9% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो पिछले एक साल के ड्यूरेशन में अपने कैटेगरी के जो अदर म्यूचुअल फंड्स
के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी कमज़ोर है। वहीं पे 3 साल के आंकड़ों की बात करूं तो ये म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 18 से 19% का रिटर्न शो कर रहा है। HSBC मिड कैप 27 से 28, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 26% के ऊपर, ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप 24 से 25, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप 24 से 25 और जेएम मिड कैप करीबन 23 से 24। कुल मिला के देखें तो 3 साल के ड्यूरेशन में भी ये म्यूचुअल फंड कमज़ोर दिख रहा है अपने जो कैटेगरी के अदर म्यूचुअल फंड्स हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो एक बात तो तय है कि अगर आप ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ बने हो तो कंटिन्यू करो SIP के थ्रू। लेकिन ये भी समझो कि ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये वैसे इन्वेस्टर के लिए हैं जो काफ़ी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी एग्रेसिव होकर प्ले करना चाहते हैं, वैसे इन्वेस्टर के लिए है। अगर आप देखो काफ़ी एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो, मिड कैप का एलोकेशन रखना चाहते हो तो फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में अपना एलोकेशन आपको ऐड नहीं करना चाहिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बनाना चाहिए। लेकिन जब आप ऑलरेडी ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हो और अगर देख रहे हो कि अब अच्छा खासा रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा है और आप अपना रिस्क भी मिनिमाइज करना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड से जी हाँ अपने SIP को रोक के और होल्ड करो और दूसरे म्यूचुअल फंड में अपने SIP को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप इस म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। देखो इन्वेस्टर को मैं ये भी एडवाइस करना चाहता हूँ कि ऐसे म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो का जी हाँ स्टॉक्स का क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में रिस्क का पैरामीटर काफ़ी हाई देखने को मिलता है। देखो कम स्टॉक्स होगा जी हाँ वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स और नुकसान ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन ठीक इसका उल्टा जब मार्केट में अच्छा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा, मार्केट में कोई मोमेंटम होगा तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जी हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूवमेंट के साथ देखने को मिलेंगे और रिटर्न का आंकड़ा काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हो तो फिर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड से दूरी बनाना चाहिए। देखो मुझे ये भी लग रहा है कि अभी जो स्थिति है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में हो सकता है थोड़े आंकड़े स्लो देखने को मिलेंगे, जी हाँ आंकड़े कंसोल होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पहले का स्थिति था कि अचानक से काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा था वो अब वैसा आंकड़ा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ जी हाँ तेज़ी में कोई मोमेंटम अगर देखने को मिलेगा तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। देखो अगर आप रिटायरमेंट के काफ़ी करीब हो, रिस्क यहाँ पे नहीं लेना चाहते हो तो फिर ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बनाना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।